So we will start with a new chapter, that is oscillations. बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. जितने भी डेरिवेशंस आएंगे इसमें ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी सिंपल. So let us start with new chapter, that is oscillations. इसका और एक नाम भी है, बुक टू बुक इट वेरीज. In some book it is called as simple harmonic motion. इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, we will see that also. Okay, तो सबसे पहले to start off with, let us see, let us understand what is oscillation. So if I ask you what is oscillation, कैसे define करोगे oscillation को? What do you mean by oscillatory motion? Time period, something related to period, yes. लेकिन how will you define oscillatory motion? For example, I keep on doing this very frequently. When I am teaching, मैं यहाँ से एक जगह पर जाता हूँ. Then I take a U-turn and go back to the same position. Then I again take a U-turn and go back, and then again I take U-turn and go back. मतलब what is happening? इसको बोलते हैं to, मतलब कहीं पे जाना और वहां से वापस आना. तो pro, to and fro. तो ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एक पाथ है हमारे पास. लेट अस से वी हैव अ पाथ. लेट अस मार्क डाउन सम पॉइंट्स. यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एंड इन बिटवीन यू हैव सम पॉइंट. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, दूसरे पॉइंट पे गया, वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे गया, या फिर मिडल से चालू हुआ, goes to one extreme, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? एम्पलीट्यूड. और ये डिस्टेंस कितना हो गया? एम्पलीट्यूड. तो ये जो दो पोजीशंस है, लेट अस से सी एंड डी, दीज टू पोजीशंस आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजीशन. तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन. टू मतलब क्या? जाना. फ्रो मतलब क्या? वापस आना. So when a particle performs to and fro motion about some point, ये point है mean position. तो क्या बोलते हैं हम लोग? Mean position. So when a particle performs to and fro motion about a mean position, इसको और एक नाम भी है equilibrium position. तो mean position पे या equilibrium position पे forces are balanced. Net force is 0. तो इस motion को आप बोलोगे oscillatory motion. So to start off with, basic idea एकदम clear रखो. When a particle performs to and fro motion about a mean position or equilibrium position is called as oscillatory motion. When a particle की जगह मैं बोलूँगा object. When an object performs to and fro motion about a mean position or equilibrium position then it is said to be oscillatory motion. It is said to be oscillatory motion. यहाँ तक clear? Is this clear? So when a particle performs to and fro motion about a mean position or equilibrium position, is this motion is called as oscillatory motion. Okay. तो ये जो oscillatory motion है, it is a periodic motion. What do you mean by periodic motion? What is the meaning of periodic motion? For example, आपका जो लेक्चर होता है, क्लासेस होते हैं, उसको भी आप पीरियड बोलते हो. स्कूल में क्या बोलते थे? पीरियड. Why? Because it repeats itself in equal interval of time. हर दिन अगर सुबह 7 बजे मैथ्स का क्लास है तो मैथ्स ही है. So anything which repeats itself in equal interval of time is called as periodic.
यहाँ पे मोशन खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई दिस मोशन इज पीरियोडिक मोशन। अब हाउ डू यू नो इट इज पीरियोडिक मोशन? फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इट स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट, इट गोज टू अनदर पॉइंट, कम्स बैक हियर, सपोज इट टेक्स 2 सेकंड्स। तो अगली बार भी 2 ही सेकंड लगेंगे, उससे अगली बार भी 2 ही सेकंड लगेंगे, उससे अगली बार भी 2 ही सेकंड लगेंगे। तो दिस मोशन रिपीट्स इटसेल्फ after equal interval of time, and hence this motion is periodic motion. तो जो भी मोशन खुद को रिपीट करेगा आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। हम एग्जांपल देखेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अगला टॉपिक में यू विल सी विद एग्जांपल एग्जांपल्स ऑफ सच पीरियोडिक मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, oscillatory motion is a periodic motion. That is the motion repeats itself. The motion repeats itself after equal interval of times. After equal intervals of time. Clear? For example, if you are talking about, let us say, मुंबई पुणे का एक ट्रेन चलता है, which is हर दिन वो सुबह 7 बजे है, तो सुबह 7 बजे ही होगा, right? So that motion is periodic because it keeps on repeating itself after equal interval of time. The question is, मैंने आपको बताया था कि इस मोशन के 2-3 नाम है, इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हो, इसको वाइब्रेशन भी बोलते हो, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्मोनिक? एनी आइडिया व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन? सुना है कभी मैथ्स में हार्मोनिक फंक्शन? सुना है? व्हाट आर हार्मोनिक फंक्शन? व्हिच फंक्शंस आर कॉल्ड एज हार्मोनिक फंक्शन? तो जो साइन कोसाइन है ना, साइन एंड कोसाइन, इनको बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? हार्मोनिक फंक्शन। तो ये जो मोशन है ऑसिलेटरी मोशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलने के पीछे रीजन है, जब भी आप मोशन का स्टडी करते हो, लेट अस से गो बैक टू 11th स्टैंडर्ड, उसमें भी आपको चैप्टर नंबर 3 था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपने मोशन इन डिटेल देखा था। तो सबसे पहले तो ये बताओ, व्हेन आई से यू स्टडी मोशन, मतलब एग्जैक्टली क्या स्टडी करते हैं हम लोग? हाउ कैन यू स्टडी मोशन? कौन से फिजिकल पैरामीटर है जो आपको मोशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे? नो, विच फिजिकल पैरामीटर्स गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन? मुझे सबसे पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। तो सबसे पहला पोजीशन चेंज होना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना। तो फर्स्ट फिजिकल पैरामीटर दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन इज डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब हर सेकेंड में कितना पोजीशन चेंज होता है, दैट इज वेलोसिटी। तीसरा, एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दीज आर द 3 फिजिकल पैरामीटर्स which give you complete information about motion। अब हम जो मोशन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको आप ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी या फिर सिंपल हार्मोनिक बोलते हो, इसका भी डिस्प्लेसमेंट का कोई इक्वेशन आएगा, इसमें भी वेलोसिटी का कोई इक्वेशन आएगा, और इसमें भी एक्सेलरेशन का कोई इक्वेशन आएगा। तो इन सच केस, इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दीज आर फंक्शंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। और साइन और कोसाइन को क्या नाम दिया है हमने? हार्मोनिक। तो मोशन क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन, right? Since displacement, velocity and acceleration for an oscillatory motion are functions of sine and cosine, hence this motion is called as simple harmonic motion, right? Simple क्यों? क्योंकि sin cosine का पावर 1 आता है, that is why it is called as simple harmonic motion। आगे जाके देखोगे linear simple harmonic motion, क्योंकि linear मतलब the motion is only along straight line, right? क्योंकि oscillatory motion, वाइब्रेटरी मोशन एंगुलर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, घड़ी के कांटे,
They always start from one position and after a fixed interval of time go back to the same position. For example, second hand अगर 12 से स्टार्ट हुआ तो 60 सेकंड के बाद वापस वहीं पे आने वाला है. मिनट्स हैंड 1 आवर के बाद वापस से वहीं आने वाला है. आवर हैंड 12 आवर के बाद वापस आने वाला है. वो मोशन भी पीरियोडिक है, वो मोशन भी ऑसिलेटरी है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस उसी पॉइंट पे गया. लेकिन वो मोशन लीनियर है क्या? नहीं. तो रिमेंबर दिस. सिंपल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें साइन और कोसाइन का डिग्री 1 आता है. अगर मोशन लीनियर हुआ तो इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सबसे पहले इसको हमने हार्मोनिक क्यों बोला वो एक्सप्लेन करो. इन केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, in case of oscillatory motion, displacement, velocity and acceleration are functions of sine and cosine, and hence the motion is called as simple harmonic motion. Motion is called as simple harmonic motion. और सिंपल हार्मोनिक मोशन को इन शॉर्ट हम डिनोट करते हैं SHM से. SHM. तो SHM इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहाँ तक क्लियर? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलने के रीजन ये था क्योंकि साइन एंड कोसाइन फंक्शन को क्या बोलते हो? हार्मोनिक फंक्शन. डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की इक्वेशन में क्या आएगा? साइन एंड कोसाइन. मतलब क्या आएगा? हार्मोनिक फंक्शंस आएंगे. hence the motion is called as simple harmonic motion. यहाँ तक क्लियर? Is this clear? तो what we have learned so far, अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस ही किया है कॉन्सेप्ट को. तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज टू एंड फ्रो मतलब जाना और जाके वापस आना. तो व्हेन an object performs to and fro motion about a mean position or equilibrium position, then the motion is said to be oscillatory motion. Number 2, oscillatory motion is a periodic motion in which the motion repeats itself in equal intervals of time. मतलब एक बार जाके आने में 2 सेकंड लगते हैं तो वापस भी अगेन इट विल टेक 2 सेकंड, अगेन इट विल टेक 2 सेकंड, अगेन इट विल टेक 2 सेकंड, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा. दैट इज व्हाई द मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. तो ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन. इसका मतलब द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल है, नेचुरल एग्जांपल्स है. फॉर एग्जांपल आई जस्ट टोल्ड यू, घड़ी के जो कांटे हैं they will go back to their original position after fixed interval of time. For example, motion of moon around earth, right? For example, rotation of earth. For example, rotation of moon. For example, revolution of earth around sun. ये सारे के सारे periodic motion है, and also you can say they are also oscillatory motion. Then another example definitely है. For example, needle of sewing machine. सिलाई मशीन को कभी चलते हुए देखा होगा. तो नीडल गोज अप एंड डाउन, राइट? हमेशा इट विल टेक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन. एक बार टॉप पोजीशन से बॉटम एंड बैक टू टॉप आने में अगर 1 सेकंड लगता है तो अगली बार भी 1 ही सेकंड लगेगा, उसके अगले बार भी 1 ही सेकंड लगेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. फॉर एग्जांपल, घड़ी का अगर पेंडुलम देखा होगा तो पेंडुलम इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो लीनियर नहीं है लेकिन हम उसको लीनियर ट्रीट कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज इमेजिन एक पेंडुलम है, और ये जो पेंडुलम था इसका जो एंगल है इट इज वेरी स्मॉल. इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल तो दिस कैन बी अज्यूम टू बी अ लीनियर मोशन. अगर बड़ा एंगल हो गया तो फिर आप इसको पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ट्रीट करोगे. बट फॉर स्मॉल एंगल दिस मोशन इज लीनियर मोशन. ओके, so now let us start with linear simple harmonic motion. तो जो पहला पार्ट था it was only about introduction, सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें. अब हमको इक्वेशंस भी डिराइव करने हैं एंड आल्सो
Also, we want to describe this motion in detail with the help of an example. So we will start with linear. अब पहली बार मैं ये word use कर रहा हूँ linear, मतलब the motion will be strictly along a straight line. Angular SHM पे हम बाद में आएंगे, last part of the chapter. But to start off with, we will discuss linear simple harmonic motion. तो linear simple harmonic motion, इसको लीनियर एसएचएम भी बोलते हैं। तो अब डिफाइन कैसे करोगे? हमने ऑलरेडी ऑसिलेटरी मोशन डिफाइन किया है, इसमें से एक दो वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करने हैं और एक दो वर्ड चेंज करने हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन मेंशन नहीं किया था, अब हम बोलेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट? देन द मोशन इज सेड टू बी linear simple harmonic motion. So when an object performs linear to and fro motion, linear to and fro motion, then it is said to be, then the motion is said to be, linear simple harmonic motion, linear simple harmonic motion, linear SHM. For example, हम दो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बट देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने अभी बताया, the motion of needle of sewing machine, the motion of needle of a sewing machine. For example, example number 2, कौन सा example number 2 लोगे? Motion of pendulum, motion of pendulum of a clock, Of course, angle छोटा होना चाहिए. When the angle is very small, then the motion is treated as linear simple harmonic motion. अब हमको इक्वेशंस भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि हम हर बार थ्योरी लिखते नहीं बैठेंगे। देखो पार्टिकल वहां था, तब डिस्प्लेसमेंट इतना था, तब वेलोसिटी इतना था, फिर एक्सेलरेशन इतना हुआ। तो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। क्योंकि होता क्या है ऐसे मोशन में ये भले ही पीरियोडिक मोशन है, बट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेटेड मोशन? इसका वेलोसिटी हर जगह पे सेम नहीं है, द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो लेट अस टेक रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज आई एम एन ऑब्जेक्ट, मैं लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आई विल बी परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अब टू एंड फ्रो मतलब जाके वापस आना। तो जब भी ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, उसको उस एक्सट्रीम पोजीशन में रुकना पड़ेगा मतलब वेलोसिटी विल बी जीरो, राइट? Velocity will be zero. Then there will be 180-degree change in velocity, right? And then the particle starts moving again. वापस से next extreme पे the object has to stop and again change the direction. इसका मतलब extreme position पे velocity zero है, extreme से mean तक आते आते velocity बढ़ते जा रहा है। It is increasing, mean position पे maximum, and again it starts decreasing. फिर zero हो गया, कहाँ पे? एक्सट्रीम पे। फिर वापस when it is coming back, थोड़ा ग्राफिकली डायग्राम से समझ लेते हैं। सपोज ये और ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इट इज स्लोइंग डाउन, उसका स्पीड कम होते जा रहा है, एंड एक्सट्रीम पे इट विल स्टॉप, क्योंकि वापस आना है तो रुकना पड़ता है। वेलोसिटी विल बिकम जीरो एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग अगेन टुवर्ड्स अपोजिट साइड, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मीन पे वापस इसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो वापस कम होते आएगा और अगेन इट विल स्टॉप एट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर वापस वेलोसिटी विल इंक्रीज
कीप ऑन इंक्रीजिंग, मैक्सिमम डिक्रीजेस 0, तो ये चलता रहेगा। तो रिमेंबर दिस, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है in which velocity and acceleration both are changing with respect to position। तो हमको इक्वेशंस लगेंगे क्योंकि हमको बताना है कि कौन सी पोजीशन पे कितना वेलोसिटी, कौन सी पोजीशन पे कितना एक्सेलरेशन है, राइट। तो इतने सारे टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं, स्विमिंग मशीन, पेंडुलम, मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन। तो हम हर बार तो वैल्यू नहीं बताएंगे ना, जब उसका पोजीशन ये है तो वेलोसिटी इतना होगा, एक्सेलरेशन इतना होगा। तो यू नीड टू नो इक्वेशन टू डिस्क्राइब दिस मोशन। तो इक्वेशंस चाहिए। अब इक्वेशन अपने आप तो आते नहीं, इक्वेशन के लिए हमको कुछ एक एग्जांपल लेना पड़ता है, और फ्रॉम दैट थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उस एग्जांपल से हमको इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, जस्ट एन इमेजिनरी सिस्टम। लेट अस से ये रिजिड वॉल है, यहाँ पे एक फ्रिक्शनलेस रिमेंबर दिस, यहाँ पे हमने एक फ्रिक्शनलेस टेबल रख दिया। फ्रिक्शनलेस टेबल है मतलब डिसिपेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, तो यहाँ पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स होगा नहीं। तो डिसिपेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, एक ही टेबल है। मैं 3 दिखा रहा हूँ, मैं 3 क्यों दिखा रहा हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, मैं बता दूंगा व्हाई। तो हमारे पास एक सिंगल टेबल है, एक वॉल है, रिजिड वॉल, और इस फ्रिक्शनलेस टेबल पे, ऑन दिस फ्रिक्शनलेस टेबल वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मास ले लेंगे m, सम ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ओके, गुड। देन इमेजिन ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का एक एंड रिजिड वॉल पे है और दूसरा एंड इट इज कनेक्टेड टू एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो हमारे पास एक स्प्रिंग था, एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट is connected to spring। Then, if the object is in equilibrium position, equilibrium मतलब mean position, मतलब forces are balanced, मतलब there is no net force acting on the object। इस पर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? एक है वेट mg which is downward, उसको तो वैसे भी नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस करके रखा। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद भी बेंच पे बैठे हो, यू डोंट फॉल डाउन, क्यों नहीं? गिरने चाहिए ना, नीचे ग्रेविटी है ना, तो आपका वेट है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट यू स्टिल डोंट फॉल डाउन। एनी ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक बॉक्स है जो टेबल के ऊपर रख दिया मैंने, अपने आप नीचे गिरता है क्या? नहीं गिरता है, क्योंकि द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। रिमेंबर, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो जब आप बेंच पे बैठे हो, आप बेंच पे एक्शन लगा रहे हो, आप लगा रहे हो मतलब आपका वेट बेंच पे एक्शन लगा रहा है, एंड बेंच इज रिएक्टिंग। To every action there is equal but opposite reaction। रिएक्शन कहाँ है? ऊपर के डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली एक्शन रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, और स्प्रिंग का भी कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। तो ये जो सिचुएशन है, इसको मैं बोलता हूँ डायग्राम बी। लेट मी कॉल दिस एज डायग्राम बी। ये है डायग्राम बी। तो इन केस ऑफ डायग्राम बी, द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस table is in equilibrium, मतलब there is no net force acting on this object। तो एक काम करेंगे, ये लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर? देन मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देन वी विल आल्सो रिवाइज एंड पुट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट। अब इमेजिन इस ऑब्जेक्ट को मैं डिस्प्लेस करता हूं टू द राइट, मैं इसको राइट में डिस्प्लेस करता हूं, तो स्प्रिंग क्या होगा? स्ट्रेच होगा, राइट। तो स्प्रिंग विल स्ट्रेच, और लेट अस कॉल दिस एज डायग्राम ए, इसको बोलते हैं स्ट्रेच। एंड यू मस्ट नो कि जब स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट टू द राइट है, तो स्प्रिंग का जो स्ट्रेचिंग फोर्स होगा वो होगा टू द लेफ्ट। स्प्रिंग जब स्ट्रेच होता है ना, उसको जब रिलीज करते हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट,
यहाँ पे रिमेंबर दिस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू द राइट, द स्प्रिंग exerts a force on the object which is to the left. तो ये चीज याद रखना, अगर स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, दिस इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन. लेट अस से द डिस्प्लेसमेंट इज x, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज x. तो क्या समझना आया हमको? नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑलवेज, ये वर्ड याद रखना. ओके. नंबर टू, अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ है? लेफ्ट में. अब उल्टा सोचो, अगर हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, लेट अस से कि मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो दिस इज कंप्रेस्ड पोजीशन ऑफ अ स्प्रिंग, दिस इज कंप्रेस्ड पोजीशन ऑफ अ स्प्रिंग. और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे भी मैं मान लेता हूँ x है. तो लेट अस इमेजिन कि जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का वो x है, दिस इज आल्सो x बट टू द लेफ्ट दिस साइड. तो इस केस में जो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा, किस पे एक्सर्ट करेगा? ऑब्जेक्ट पे. उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टू द राइट. मतलब डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट तो फोर्स टू द राइट, डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट तो फोर्स टू द राइट, डिस्प्लेसमेंट टू द राइट तो फोर्स टू द लेफ्ट. करेक्ट? राइट. हम ये सब क्यों कर रहे हैं? रिमेंबर, हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है इसको डिफाइन किया. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल, राइट, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. हमने अभी तक सिर्फ उसको डिफाइन किया था. फिर ऑसिलेटरी मोशन होता है पीरियोडिक मोशन, मतलब इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. करेक्ट. इसको सिंपल हार्मोनिक क्यों बोला है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के इक्वेशन में क्या आता है? साइन एंड कोसाइन. साइन एंड कोसाइन को और एक नाम है, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन. क्योंकि इस मोशन के इक्वेशन में हार्मोनिक फंक्शन आ गए, दैट इज व्हाई द मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल क्यों? क्योंकि साइन और कोसाइन का पावर वन आएगा, नॉर्मली वन ही आता है. राइट. गुड. देन हमको देखना था व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, then it is said to be linear simple harmonic motion. Good. अब हमको मोशन को डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, कम से कम बेसिक आइडिया क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. हमने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते थे, पर ये समझना ज्यादा इजी होता है क्योंकि हमको पता है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अगर लेफ्ट में है तो फोर्स राइट में होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में होगा. यहाँ पे स्ट्रेचिंग का डायरेक्शन उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे स्ट्रेच किया मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? राइट में. ऑब्जेक्ट किसको अटैच्ड है? स्प्रिंग को. स्प्रिंग किसको अटैच्ड है? वॉल को. वॉल कहाँ है? लेफ्ट में. तो मैं अगर ऑब्जेक्ट को राइट में डिस्प्लेस करता हूँ तो मतलब स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग जैसे स्ट्रेच हुआ तो स्प्रिंग ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो कहाँ होगा? लेफ्ट में. अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में डिस्प्लेस करता हूँ, इफ आई डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट, मतलब स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एंड द स्प्रिंग विल एक्सर्ट अ फोर्स टू द राइट, टू द राइट. ये याद रखना. ओके. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि इस केस में हो क्या रहा है? इस केस में ऐसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड force, they are always opposite to each other. इसके लिए इसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं. रीस्टोर करना. अभी कल का ही एग्जांपल ले लो, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, दैट वाज ऑल, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर फ्लडेड. फिर क्या हुआ? इमीडिएटली महानगर पालिका के लोग आए, दे ट्राइड टू टेक ऑल द वाटर आउट. जहां जहां नुकसान हुआ है उसको वापस से रीस्टोर करने की कोशिश की, मतलब दे वर ट्राइंग टू ब्रिंग थिंग्स बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म. तो यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, स्प्रिंग को कहाँ, ये ऑब्जेक्ट को कहाँ डिस्प्लेस किया? राइट में. अगर मैंने इसको छोड़ दिया क्या होगा? इट गोज बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन.
मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स कर क्या रहा है, वो ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन को या ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। सिंस द फोर्स exerted by spring on the object tries to restore the position of object, hence it is called as restoring force. Then अब फोर्स, फोर्स किसने लगाया, स्प्रिंग ने लगाया, फोर्स को क्या बोला, रिस्टोरिंग बोला, क्यों बोला, क्योंकि वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो फिर भी वही है, ये फोर्स है कितना, हाउ मच इज दिस फोर्स, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही फोर्स होना चाहिए। सपोज ज्यादा हो गया, हमने डिस्प्लेसमेंट कम किया लेकिन फोर्स ज्यादा हो गया, तो जब रिलीज करोगे, जब इसको छोड़ दोगे, तो ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, ये पीछे चले जाएगा, राइट, इट विल गो लिटिल बिहाइंड द ओरिजिनल पोजीशन। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स कम हुआ, आपने इसको रिलीज कर दिया, पहले इसको आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स कम है तो वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही रुक जाएगा। दैट इज वाई फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब ऑब्जेक्ट विल नेवर गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो याद रखना, इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है के, इसके दो नाम है, इसको एक तो फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट तब बोलते हैं जब आपने स्प्रिंग यूज किया, यहाँ पे स्प्रिंग यूज किया है क्या, यस। और इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। फोर्स कांस्टेंट ये जनरल है क्योंकि हर बार हम स्प्रिंग नहीं यूज करेंगे, पेंडुलम के कौन केस में कौन सा स्प्रिंग यूज किया था, नथिंग, पेंडुलम के केस में कौन सा स्प्रिंग था, नथिंग, तो उस केस में उसी कांस्टेंट को बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट विद अ नेगेटिव साइन। व्हाई नेगेटिव साइन, negative sign indicates that force and displacement are oppositely directed. Is it clear? But do you know force का और एक definition था, force is mass into acceleration. Therefore, mass into acceleration is minus kx. Therefore, acceleration equal to minus k by m into x. अब ये जो k by m है, ये होता है ओमेगा स्क्वायर। Therefore, acceleration A is equal to minus omega square x, minus omega square x. ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये क्या है, दिस इज इक्वल टू k by m, राइट। अब किसी भी बुक में ये बताया नहीं कि इसको ओमेगा स्क्वायर को k by m ही क्यों लिया, मतलब ओमेगा को अंडर रूट ऑफ k by m क्यों लिया, why are we calling k by m as omega square, क्यों बताया ही नहीं है, सिर्फ बोल दिया है वेयर k by m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। कहाँ से आया, कहाँ से आया, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ओके ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लीनियर वेलोसिटी, L1t-1 मतलब मीटर पर सेकेंड, और एंगुलर के केस में इट इज जस्ट पर सेकेंड, क्योंकि आप बोलोगे एंगल अपॉन टाइम, यस व्हाट इज एंगल, रेडियन, रेडियन अपॉन टाइम मतलब रेडियन पर सेकेंड, लेकिन रेडियन इज जस्ट नंबर, सिर्फ नंबर है ना, रेडियन जस्ट नंबर, पाई, पाई बाय 2, 3 पाई, 4 पाई, तो रेडियन इज जस्ट नंबर, तो डायमेंशन क्या है, 1/2। नाउ लुक, ये सब पता होना चाहिए, नो बुक विल टेल यू, लेकिन पता होना चाहिए कि क्यों क्यों k by m को ओमेगा स्क्वायर बोला। k, यहाँ से k क्या आएगा, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, तो k क्या आएगा, माइनस फोर्स अपॉन डिस्टेंस। मुझे माइनस साइन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट टेकिंग डायमेंशंस। नेगेटिव साइन जस्ट टेल्स यू दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। डायमेंशन में नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं होता है। फोर्स, फोर्स अगर आपको याद होगा, पता है
m1l1t-2 और नीचे डिस्टेंस है L1 कैंसल, तो ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं k को m से डिवाइड करता हूँ, वेयर m इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, क्या आएगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और मास किसमें है, किलोग्राम में। k क्या है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। n क्या है, मास, किसका मास, ऑब्जेक्ट का मास, वो किसमें है, किलोग्राम में। किलोग्राम किलोग्राम कैंसल, करेक्ट, करेक्ट, हाँ, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। m1t-2, t-2 मतलब टाइम है, तो ये क्या आएगा, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर और मास किसमें है, किलोग्राम में। किलोग्राम किलोग्राम कैंसल हो गया, केजी केजी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/सेकेंड स्क्वायर, 1/सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी, 1/सेकेंड होता है वो क्या होता है, 1/सेकेंड। तो 1/सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या, ओमेगा स्क्वायर। दैट इज वाई ये जो k बाई m आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। तो ये अच्छे से याद रखना, नहीं तो डायमेंशनली गड़बड़ हो गई अगर, तो फिर गए काम से, क्योंकि ये चैप्टर एक्सट्रीमली सिंपल है। बट रिमेंबर, रिमेंबर बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो लेट अस नाउ डिस्क्राइब दिस सिस्टम, एक्सट्रीमली सिंपल। और सबसे बेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का कि थ्योरी बहुत कम है। वॉट एवर यू हैव इज फ्यू लाइन्स एंड डेरिवेशन ना, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट टॉपिक, सिर्फ यहीं पे थोड़ा थ्योरी है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, स्टार्ट विथ क्या क्या है हमारे पास, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट k है, एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कहाँ रखा है, फ्रिक्शनलेस टेबल पे। सो कंसिडर an object of mass n, kept on a frictionless table, the object is attached with a spring, of spring constant, or force constant k, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। क्योंकि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करता है, एक स्प्रिंग के लिए एक वैल्यू, दूसरे के लिए दूसरा वैल्यू। तो द ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट के, करेक्ट। अब इनिशियल क्या था, इनिशियली द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स मीन पोजीशन एज शोन इन फिगर बी। तो जो मिडल लाइन था, इसका मैं कलर चेंज करके यहाँ पे बता देता हूँ कि दिस इज विच पोजीशन, मीन पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन, x इक्वल टू 0। तो ये पोजीशन है x इक्वल टू 0 पोजीशन। तो दिस पोजीशन इज x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन। तो इनिशियली the object is kept at mean position, that is x equal to 0, and is in equilibrium, मतलब सारे के सारे फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है। देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया, कहाँ मूव किया, टू द राइट। तो लेट अस डिस्प्लेस, हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। let us displace the object, to the right, by a distance x, पहले जब ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन पे था तो नेट फोर्स कितना था, 0।
अब डिस्प्लेस होने के बाद in displaced position the spring exerts a force on the object which is to the left. डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो फिर फोर्स कहाँ पे है, लेफ्ट में, और ये हमने शो किया विद द हेल्प ऑफ फिगर ए, और ये जो मेन पोजीशन था दिस इज विद द हेल्प ऑफ फिगर बी। मैंने जानबूझ के फिगर बी इन बिटवीन दिखाया, आई कुड हैव डन द अदर वे अराउंड, लेकिन ये क्या है, सेंटर में मीन होना अच्छे से समझ में आता है कि राइट लेफ्ट एक स्ट्रेच है एक कंप्रेस्ड है। गुड, देन इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन, in displaced position the spring exerts a force on the object to the left, right? Similarly, when the object is displaced to the left, the spring exerts a force to the right. Similarly, when the object is displaced, कहाँ displaced किया आपने, left में, is displaced to the left, the spring exerts a force on the object to the right, correct? That is, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब the spring tries to restore the original position of the object, and hence it is called as restoring force, right? Therefore the spring exerts a force, वो क्या करता है, which tries, करेगा ही ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि फ्रिक्शन आके तो नहीं करेगा, but which tries to restore the original position of the object, and hence it is known as restoring force, and hence it is known as restoring force. ऐसा क्लियर? अब restoring force कितना जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना, it is found that this restoring force is directly proportional to the displacement. So it is seen that this restoring force is directly proportional to किसको proportional है, to the displacement, directly proportional to the displacement. As I told you, सिर्फ पहला टॉपिक और आगे जाके एक था दूसरा टॉपिक और आएगा जिसमें थोड़ा बहुत थियरी आपको एक्सप्लेन करना है, और बाकी सारे टॉपिक्स में प्योरली डेरिवेशन, राइट? और इतना डिफिकल्ट नहीं, इट इज एक्चुअली वेरी नेचुरल। सिर्फ एक बार डायग्राम समझ में आ गया तो अपने फ्लो समझ में आता है, फ्लो समझ में आया तो लिखने भी आता है। तो दैट इज वाई कीप ऑन सेइंग, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, फिजिक्स में अच्छा करना है तो रट्टा मारना बंद करना पड़ेगा, और दैट इज द रीजन कि जल्दी से फिजिक्स में एडजस्ट नहीं होते, शुरू से आदत पड़ गई ना, ओरल रटो और बताओ, वहाँ पे पोयम भी रटो और सब कुछ रटो, तो दिक्कत आती है बाद में। एंड साइंस में नहीं चलता है, क्योंकि साइंस में आपको आगे ही समझ में आएगा, इतना ज्यादा थ्योरी है, इतना ज्यादा है सब कुछ, यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू मेमोराइज एवरीथिंग। तो अब यहाँ तक आ गए, आपने बता दिया, क्या बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो लिख भी लो फिर, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। जैसे ही आपने नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया ना, उस वो कौन है पहले बताना पड़ेगा, वेयर के क्या है, कि फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट, basically it is constant of proportionality known as force constant or
स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर? देन नेगेटिव साइन क्यों आया बताना पड़ेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स that force and displacement are oppositely directed, that force and displacement are oppositely directed. Also हमको बेसिक फिजिक्स से पता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 m into a equal to minus kx, therefore a equal to minus k by m, minus k by m into x। अब ये जो माइनस के बाई एम है, बट माइनस नहीं लेकिन के बाई एम, माइनस लेना नहीं। द रीजन इज सपोज मैं ले लेता, इसको बोल देता मैं ओमेगा स्क्वायर। जस्ट इमेजिन कि हमने माइनस साइन भी साथ में ले लिया, तो व्हाट विल बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ माइनस के बाई एम। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी। अगर ओमेगा इमेजिनरी होगा तो पूरा मोशन ही इमेजिनरी हो गया। तो यू आर नॉट सपोज टू टेक नेगेटिव साइन विद इट। तो ये चीज याद रखना, नहीं तो पूरा मोशन ही इमेजिनरी हो जाएगा। ओके, ये मोशन इमेजिनरी था क्या? नहीं, ये प्रैक्टिकल मोशन था। तो रिमेंबर दिस, ओमेगा स्क्वायर में माइनस साइन नहीं आएगा, तो डू नॉट टेक माइनस साइन विथ ओमेगा स्क्वायर। तो देयरफॉर a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. This is equation of acceleration of an object performing linear simple harmonic motion. And as a surprise, हमको नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट मिलता है सबसे पहले, फिर मिलता है वेलोसिटी, फिर मिलता है एक्सेलरेशन। यहाँ उल्टा हो गया, हमको पहले मिल गया एक्सेलरेशन, फिर हमको फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी, फिर फाइंड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो वापस से मैथमेटिक्स मैंने आपको इसलिए बता दिया कि यहाँ पे मैथ्स बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यू जस्ट टेक डेरिवेटिव। अगर वेलोसिटी पता है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो यू जस्ट टेक डेरिवेटिव। उल्टा इमेजिन, एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी फाइंड करना है, तो ये ए को एज इट इज रहने दो, dt को शिफ्ट कर दो, कर लिया dt को शिफ्ट, यस, एंड देन यू इंटीग्रेट। तो इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेरिवेटिव्स में मोस्टली हमको इंटीग्रेशन ही करने हैं, और दैट वाज द रीजन कि इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्म, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन बेसिक फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ तक क्लियर? और अगेन, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ए पता है, ए से क्या मिलेगा v, क्योंकि इंटीग्रेशन डी इज नथिंग बट v, फिर v पता है और x चाहिए, तो वापस से वही प्रोसेस, v dt इक्वल टू dx एंड देन अगेन यू विल इंटीग्रेट। ओके, तो याद रखना। So this equation gives acceleration of a particle performing linear simple harmonic motion. Don't worry, I will stop at right time. Do not worry. Time में बराबर time पर रोक दूंगा। I know physics is hard to digest after 1 hour. ठीक है। So this expression, you don't even attend 1 hour because most of you come late. So आदत डाल लो। This expression gives what? Acceleration. Gives acceleration of an object performing linear SHM. Of an object performing linear SHM. अब अभी तक हमने ये टाइटल, टॉपिक का टाइटल था लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सब कुछ बता दिया, लेकिन हमने अभी तक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन नहीं किया। कौन से मोशन को हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे? तो हाउ टू डिफाइन दिस?
देखो अब ऐसा है, ये ऐसा मोशन है जिसमें फोर्स was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और क्योंकि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दोनों ही केस में अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, मतलब सॉरी इंट्रोड्यूस करोगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, तो ये बन जाएगा माइनस के और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो डिफाइन कैसे करेंगे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ मोशन इन विच force restoring force or acceleration is directly proportional to displacement, and it is oppositely directed to the displacement. A motion in which restoring force or acceleration is 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 directed opposite to the displacement and is directly proportional to the magnitude of displacement. Such a motion is called as linear simple harmonic motion, right? तो दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्शन अपोजिट है, दूसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the linear motion of an object in which restoring force or acceleration is directed opposite to displacement, and is directly proportional to the magnitude of displacement, is known as linear simple harmonic motion, linear SHM. Good. यहाँ तक क्लियर? Is this clear? Yes. तो अब मुझे बताओ, what do you understand by differential equation? What is the meaning of a differential equation? What is equation? What is the meaning of equation? छोड़ो differential equation. Equation, what is equation? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। What is the meaning of equation? होता यही है, बेसिक्स पता है तो then नो प्रॉब्लम। इक्वेशन मतलब इक्वेट करना, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड और बीच में इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशन। जैसे x plus y equal to 2 is one equation, x plus 2y equal to 5 is another equation. अब डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स आएंगे। डिफरेंशिएट करना मतलब डेरिवेटिव्स। So an equation which contains derivatives is called as differential equation. अब डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? यहाँ पे या तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है या तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा था, it was moving with respect to time, मतलब it was changing its position with respect to time. So who is independent? Time is independent. And who is dependent? Velocity and acceleration are dependent. So equation which contains derivative of dependent variable like displacement velocity with respect to time is called as differential equation of SHM. तो differential equation मतलब दो कंडीशन है, एक तो इक्वेशन होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होना चाहिए। राइट हैंड साइड जीरो भी हो सकता है लेकिन होना चाहिए। दूसरा उस इक्वेशन में डेरिवेटिव होने चाहिए। तो अब हम मोशन को
बहुत अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली यू कैन रिप्रेजेंट मोशन इन वेरियस फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, पहला फॉर्म ये था एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, दूसरा फॉर्म था ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, तीसरा था ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन हम इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया? ओमेगा स्क्वायर क्या था, के बाय एम, यहाँ से आया। यू नो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज डीवी बाय dt. बट डू यू नो व्हाट इज वेलोसिटी? dx by dt. Therefore, you know acceleration will be equal to what? It will be dv by dt, dv by dt. लेकिन v खुद क्या है? dx by dt. तो dx by dt का डेरिवेटिव, dx by dt का डेरिवेटिव और एक डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा d2x by dt स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा। देयरफॉर व्हाट यू विल हैव इज d2x by dt square equal to minus k by m into x. Therefore, d2x by dt square ये आ जाएगा plus k by m into x equal to 0। अगर मैं सबको m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पहले टर्म में आएगा m d2x by dt square plus kx equal to 0। ये जो दो इक्वेशन है, जिसमें जो इक्वेशन है सबसे पहले इक्वल टू है दोनों में, और दोनों में डेरिवेटिव है, these two equations are called as differential equation of linear simple harmonic motion। differential equation of linear simple harmonic motion। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको क्यों लगने वाला है? क्योंकि हमको क्या क्या फाइंड करना है? हमको मोशन का स्टडी करना है। किसका स्टडी करना है? मोशन का। मोशन का स्टडी करना मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टाइम। की एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का हमको इक्वेशन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और बाद में इंटीग्रेट करते जाएंगे, एंड देन यू कैन ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है, स्टार्ट ही वहां से किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड करना है। दैट इज व्हाई यू नीड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स डेरिवेटिव। है कि यहाँ पे डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है? पोजीशन का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन डिपेंडेंट है? पोजीशन। कौन इंडिपेंडेंट है? टाइम। और इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। इज दिस क्लियर? Okay, so we will stop at this point.